बच्चों, हम जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेखन कला व शहरी जीवन। तो इस लेखन कला व शहरी जीवन में हमने अभी तक इस चैप्टर का, इस अध्याय का परिचय प्राप्त किया है। अब इसके आगे हमारा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया व उसका भूगोल। हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 11 पार्ट 2 और आपका वीडियो पार्ट है 3। चैप्टर का नाम है लेखन कला व शहरी जीवन। ये आपके चैप्टर का नाम है लेखन कला व शहरी जीवन। इसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है, इससे पहले हम परिचय पढ़ चुके हैं। परिचय हो चुका है हमारा। परिचय के बाद हमारा आज टॉपिक है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल मेसोपोटामिया और उसका भूगोल जो हमारा टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम इस बात पर नजर जरूर डालेंगे कि मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किसने उसका नेतृत्व किया, उसमें आने वाला खर्चा किसने वहन किया। इन सारी चीजों पर एक बार सरफेस पे नजर डालना जरूरी हो जाता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये खुदाई कितनी बृहद स्तर की रही होगी और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और क्या आउटकम इससे निकला होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं और हम आ जाते हैं अपने मेसोपोटामिया के भूगोल से पहले का जो एक वाक्य है, वाक्यांश है आपके चैप्टर में दिया हुआ है उस पर। इसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। खोज की जो शुरुआत है वो 1840 के दशक में, यानी 1830 से 40 के बीच में या 40 से 50 के बीच में शुरू हुई। यह है 40 के दशक में, तो हम इसको कहेंगे 30 से 40 के बीच में, इस दशक के अंतर्गत शुरू होती है। कुछ स्थलों पर खुदाई कई दशकों तक चली। मेसोपोटामिया के कुछ स्थलों पर खुदाई कई दशकों तक चली। कई दशकों का मतलब दशक होता है 10 वर्ष, कई का मतलब 20, 10, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल। इतने लंबे समय तक खुदाई मेसोपोटामिया के कुछ स्थलों पर होती रही। भारत में ये कई दशकों, भारत में इतनी लंबे काल तक चलने वाली खुदाई किसी स्थल पर नहीं है। कभी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई नहीं चली। ठीक, कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया
उज्जैन जो है वहाँ के कुछ स्थल ऐसे हैं जिन पर खुदाई कई दशकों तक चलती रही, कार्य चलता रहा, और ऐसे भारत में कोई स्थल नहीं है जिनकी खुदाई इतने लंबे समय तक, इतने ज्यादा कालखंड तक चली हो। खुदाई के फलस्वरूप खुदाई के फलस्वरूप क्या हुआ, क्या निकला, उस पर आते हैं। तो खुदाई के फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में इमारतें यानी भवन, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें मतलब कब्र जिसमें लोगों को दफन किया गया था, कब्रें, औजार व मुद्राएं प्राप्त हुई। यानी मेसोपोटामिया में जो लंबे कालखंड तक खुदाई चली उसमें हमें इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार व मुद्राएं प्राप्त हुई। साथ ही साथ हजारों अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले। हजारों अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि इतिहासकारों के लिए मददगार है। ठीक, जो कि इतिहासकारों के लिए मददगार है, क्योंकि जो इतिहासकार है वो अपना इतिहास जब लिखेगा, अपना जब इस घटना पर जैसे स्थान का इतिहास लिखेगा, तो उनका जो सार होगा, उनका जो मतलब होगा या उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इन्हीं चीजों से निकालेगा। अगर इमारत को देखेगा तो इमारत की संरचना के आधार पर उसकी आवश्यकता और उसके उपयोग को बताएगा कि इस तरह की बनी है तो इसका उपयोग ये रहा होगा। मूर्तियों से उस समय के धन के बारे में बताएगा। आभूषण संपन्नता और विपन्नता का प्रतीक होता है। कब्रें आपकी पुनर्जन्म के सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं, कभी कभी पुनर्जन्म से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं जुड़े होते हैं। यानी आपके धार्मिक मतांतर क्या है, आप धार्मिक मत आपका क्या है, कौन से विचारों को आप मानते हैं धर्म के क्षेत्र में, उनसे जुड़ी हुई होती हैं। औजार आपके शिकार से संबंधित होते हैं तथा आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुद्राएं आपके आदान प्रदान के व्यापार के लिए होती हैं। और अभिलेखित साक्ष्य ये बताते हैं कि शहर बसा था, क्योंकि शहरों में अधिकांश कार्य लिखित में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य मौखिक होते हैं, किसी से लेन देन मौखिक हो जाता है, लेकिन शहरों में अधिकांश कार्य आप देखेंगे कि लिखित में होता है। किसी के साथ लेन देन भी होता है तो वो बिल्कुल लिखित होता है। ये सब मददगार साबित होते हैं इतिहासकारों के लिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। अधिक महत्वपूर्ण था। क्यों अधिक महत्वपूर्ण था, ये देखते हैं कि कौन सा ऐसे कारण था कि यूरोप वासी उससे अपने आप को ज्यादा नजदीक समझते थे और उसको ज्यादा महत्व देते थे। जैसे कोई सभ्यता है, मान लीजिए भारतीय सभ्यता थी और भारतीय सभ्यता से अमेरिकन अपने आप को जोड़ने लगते, कहते हैं कि हम बहुत ही नजदीक हैं, हम इससे ज्यादा
कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस सभ्यता में वो अपने आप को खोज रहे हैं और अपनी सभ्यता में इसके अंश को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यूरोपवासी भी हड़प्पा सभ्यता से अपनी नजदीकी स्थापित करते थे, उसको अपना बहुत ही करीबी बताते थे, उसमें अपने सिद्धांतों को ढूंढते थे, अपनी बाइबल में जो कहा गया था उसको इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में ढूंढने का प्रयास करते थे, ताकि ये उनकी जो सभ्यता यूरोपियन कल्चर जो है वो मेसोपोटामिया से जुड़ सके, और जिस दिन जुड़ गया उस दिन सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया यूरोपवासियों के खाते में चली जाएगी और कहा जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पुरानी पुरानी जाति मानव की जो है, पुराने लोग जो है वो यूरोपियंस हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये अपना एक अलग का फार्मूला बना के रखी है, इनका अलग सिस्टम है, और इनके बाद एक लंबा अंतराल मिलता है जिसके कारण ये किसी सभ्यता के साथ मेलजोल नहीं कर पा रही हैं। कुछ सिद्धांतों के आधार पर इनको किसी से जोड़ जरूर दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से किसी सभ्यता के साथ सटीक तारतम्यता नहीं स्थापित कर पाती है। यूरोपवासी क्यों रखते थे, इसका कारण मेसोपोटामिया के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। पर क्यों था उसका कारण मैं बता देता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल पुस्तक है, बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट इस ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, इस बाइबल के प्रथम पार्ट की जो पुस्तक है, प्रथम भाग जो है उसको कहा गया है, इस पार्ट को ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, इस पर बेस्ड जो किताब है उसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस। इस बुक ऑफ जेनेसिस में एक शब्द का उल्लेख है जिसका नाम है सीमार। में सीमार शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है आपने देखा बाइबल है, बाइबल का पहला भाग जो है वो है ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट में अलग अलग कई किताबों में इसको बांटा गया है। उसमें एक किताब है द बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें एक शब्द का उल्लेख मिलता है सीमार। सीमार शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसका अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बना शहर। सुमेर ईंटों से बना शहर, इसका अर्थ होता है, यानी कि अभी हमने देखा था कि अक्कद और सुमेर है। सुमेर जो है, सुमेर वहां का शब्द और सीमार यहाँ का शब्द, ये मैच कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि आप में सुमेर है, मेरे में सीमार है, यानी हम दोनों मिलते जुलते हैं। बाइबल में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि ये बाइबल इसी के आधार पर है, या ये सभ्यता बाइबल से जुड़ी हुई है, ऐसा इनका मानना है। यूरोप के विद्वान व यात्री, यूरोप के विद्वान व यात्री, जो वहां के यात्रा करने वाले लोग मेसोपोटामिया की तरफ आए या विश्व की तरफ गए, या फिर वहां के जो विद्वान लोग थे, इन लोगों ने मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि माना। ठीक, मेसोपोटामिया के जो विद्वान हैं और वहां के जो यात्री हैं, जो विदेशों को यात्रा करने जाते हैं, देशाटन पर जाते हैं, वो मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। जब इस क्षेत्र में
खोज शुरू हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ, सीमा सबका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में था। तो जब यहाँ पर खोज शुरू हुई तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को बाइबल के साथ अक्षरशः सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यही है कि यहाँ पर जो खुदाई हो रही है उसमें जो भी वस्तु निकलेगी उसको हम सिर्फ ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे वो बाइबल में लिखी हुई है या बाइबल से जुड़ी हुई है। ये इनका प्रयास था अक्षरशः इसको इसके साथ जोड़ने का, कि अगर ये सभ्यता बाइबल के साथ जुड़ गई तो हमारे साथ जुड़ जाएगी और हम सबसे प्राचीन सभ्यता के वारिस कहलाएंगे। अब इसके आगे जब 19वीं सदी की बात आती है, उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक का मतलब है 1800 से 1900 के बीच, इसको कहेंगे हम 19वीं सदी। अब इसके मध्य तक यानी 1850 की बात हो रही है। यहां तक यहाँ की सभ्यता में खोज के प्रति उत्साह बना रहा। पता नहीं, कभी कुछ स्थानों पर खोज शुरू होती है, खुदाई कार्य आरंभ होता है, लेकिन अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण से बीच में ड्रॉप कर दिया जाता है, या आर्थिक अब संसाधनों की कमी के कारण, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं मिलता, सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती, इसलिए वो प्रोजेक्ट बीच में ही लटक जाता है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है कभी कभी, लेकिन इसमें जो है कई दशकों तक खुदाई के लिए उत्साह बना रहा निरंतर। 1873 में, ये 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र, एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा आरंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया। खोज अभियान का खर्चा उठाया। अब ये कैसे है? मान लीजिए ये म्यूजियम जो है वो वहां पर खुदाई करना चाहता है, उसको चाहिए आर्थिक संसाधन, तो ये समाचार पत्र तैयार हो गया कि ठीक है चलिए जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। इस खोज का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो 73 में खुदाई शुरू होती है, खोज आरंभ कराया जाता है ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा। उसका एक निश्चित उद्देश्य था। उसका यह उद्देश्य था कि मेसोपोटामिया से एक ऐसी पट्टिका की खोज करनी है जिस पर जल प्लावन की कथा का वर्णन हो। बच्चों, जल प्लावन की जो कथा की बात है वो सनातन धर्म से भी जुड़ी हुई है और इसको बाइबल में भी बताया गया है। हम देखते हैं जब जल प्लावन की कथा तो उसमें देखते हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब एक नाव भेजी जाती है, एक व्यक्ति होता है वो सबको बचा के सारे जीवों को एक लेके पर्वत पे चले जाते हैं, वहां पर एक मछली आती है वो लेके उस नाव को चली जाती है। ऐसा हमने अपने सनातन धर्म में पढ़ा है।
बाइबल में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है और उसी घटना से संबंधित पट्टिका की अपेक्षा थी कि सभ्यता से मिल जाएगी, और इस सभ्यता की खुदाई वाली की पट्टिका मिल जाती तो यह कंफर्म हो जाता है इनके साथ कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो है आज प्राचीन सभ्यता, ये आज के आधुनिक यूरोपियन सभ्यता के पूर्वज लोग थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जलप्लावन कथा का वर्णन बाइबल में किस तरह से दिया गया है। जलप्लावन में बाइबल में बाइबल में इसमें बताया जाता है कि ईश्वर पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था। इसके लिए यानी अतः जल पूरी पृथ्वी पर फैल गया। ठीक, ऐसे में एक दूत आता है जिसका नाम था नोआ। यह जीवों की रक्षा के लिए उनको एक नाव में बिठाकर दूसरे स्थान पर लेके चला जाता है, पर्वत पर लेके चला जाता है जहां पर वो सभी सुरक्षित हो जाते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस घटना की पट्टिका को खोजना था ताकि अगर वहां से ये पट्टिका हमें मिल जाए तो हम इस सभ्यता को अपने साथ सीधे सीधे जोड़ लेंगे और हम हो जाएंगे सबसे पुरानी सभ्यता के वारिस। ये था ब्रिटेन वालों का उद्देश्य। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ये अतीत की बातें जो थी ये रह गई वहीं पर। परवर्ती इतिहास का जो हुआ यानी इनके बाद का जो इतिहास लिखा गया है, इनके बाद जो खोज अभियान हुआ वहां हुए, उन्हीं के आधार पर हमें इतिहास को पढ़ने का मौका मिलता है। और जो वर्तमान में विवरण उपलब्ध है, विश्लेषण जो किया गया है, वो इनकी कहानी होने के बाद का है। इनके समय पक्षपातपूर्ण रवैया था, इनको सारी चीजें अपने बाइबल के अनुसार सेट करनी थी, हालांकि वो उसके पैरामीटर पे सेट नहीं हुई। बाद के जो खोजकर्ता आए उन्होंने इसको साफ साफ निष्पक्षता पूर्वक जांच करके इतिहास नया लिखा और उसी को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। यानी जो भी घटनाएं हमको मिलेंगी, जो भी शहरीकरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लेखन कला हो, ये सब जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो इनके खेल करने के, इनके कार्य करने के बाद की है, उससे पहले की नहीं है। यानी इनके इतिहास इनके द्वारा लिखे गए इतिहास को सीधे सीधे हटाकर उनके परवर्ती काल में, इनके बाद जिन्होंने खुदाई की, उन्होंने जो इतिहास लिखा है निष्पक्षता पूर्वक, न्याय पूर्वक, उसको हमें पढ़ना है और वही हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका टॉपिक ये वाला कंप्लीट होता है। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, इसके आने वाले वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में